सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से आप ज़रूर से जुड़ें। सो आज हिंदू एनालिसिस में जो टॉपिक्स हैं, तो एडिटोरियल का टॉपिक है आपके पास, साइंस का टॉपिक है, टेक्स्ट के अंदर टॉपिक है, और जो चीज़ें न्यूज़ में हैं एवरीथिंग इज़ बीइंग कवर्ड। हर एक जो चीज़ है दैट इज़ बीइंग कवर्ड, ठीक है। सो आज 27 है। दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। चलो शुरुआत करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स और सिंगलेट फिशन, ये एक नया टॉपिक है। दिस इज़ अ वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। वी नीड टू नो अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज़ क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, व्हाट बेसिकली इज क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, और प्लस सिंगलेट फिक्शन शब्द क्या है और ये कैसे जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वांटम कंप्यूटर, जैसे मान लो ये आपके एटम्स हैं, और एटम के अंदर बहुत सारे यू हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो देर आर मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट। यूज़ दिस पार्ट, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये सब क्या है? दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो ये क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट दीज क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग पार्ट जब हम बात करते हैं, तो जनरली दे आर बेस्ड ऑन दिस पार्ट, और वी कैन से दे आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ पर ये आपके बेस्ड होते हैं। तो एक तो ये आपको समझना है, कंसेप्ट को समझना है। दूसरा एक कंसेप्ट आपको समझना है कि जैसे जनरली जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं, कन्वेंशनल कंप्यूटर्स में जो इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज है, दैट बेसिकली जब कन्वेंशनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज है, दैट स्टोरेज इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ बिट या बाइट, बिट फॉर्म में होता है। और जैसे एक जो सिंपल सा रहता है कि जो वैल्यू होती है, जैसे उसमें जनरली बाइनरी सिस्टम फॉलो किया जाता है, या तो वैल्यू 1 के फॉर्म में या 0 फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। तो ये आपने वी हैव रेड अबाउट इट। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटर में जो वैल्यू है स्टोरेज मेमोरी वाली, वो क्यूबिट्स होती हैं। तो यहाँ पे देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन के कंसेप्ट की वजह से एट द सेम पॉइंट वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। सो इस वजह से क्या है कि क्यूबिट क्रिएट करना, इसके स्ट्रक्चर और इन सबको परफेक्शन को मेंटेन करना इज़ अ बिग चैलेंज। वो एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि चैलेंज एक फ्रेम होता है। तो क्यूबिट क्या है? क्यूबिट क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट द क्यूबिट, बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द क्यूबिट, क्यूबिट क्या है दैट वी नीड टू नो। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल, क्यूबिट एक फिजिकल सिस्टम है। इट्स अ फिजिकल सिस्टम जहाँ पे दो क्वांटम स्टेट आपके, टू क्वांटम स्टेट एक तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे क्वांटम स्टेट शब्द का मतलब, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग है, उसकी स्पिन है, तो एनर्जी लेवल है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होगा, उसके जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग और एनर्जी लेवल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उसी को हम क्वांटम स्टेट शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूबिट जो है, इट कैन एग्जिस्ट इन वन ऑफ द टू स्टेट्स, दो स्टेट्स में, जैसे वैल्यू एट अ टाइम 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यहाँ पे देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज सुपरपोज्ड स्टेट, और या फिर कोहेरेंट सुपरपोजिशन शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। देर इज दिस टर्म कॉल्ड एज सुपरपोज्ड स्टेट, ऑल्सो नोन एज कोहेरेंट सुपरपोजिशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर। तो मतलब सुपरपोजिशन का मतलब एट अ सेम पॉइंट, एक ही टाइम पे वैल्यू जो है 0 या वैल्यू 1 या 0 आपकी हो सकता है। अगर आपने कंप्यूटर के बारे में बेसिक हल्का भी रीड किया होगा तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। अब जितने भी क्यूबिट्स होते हैं उनके पास कई डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है होती हैं। जैसे एनी ग्रुप ऑफ क्यूबिट, उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट करना पड़ता है, क्योंकि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। जैसे क्यूबिट्स शुड बी आइडेंटिकल, सारे क्यूबिट्स एक समान होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है और किसी भी प्रकार की इनपरफेक्शन नहीं आ जाए। तो एक वो प्रॉपर, ये बहुत ज़रूरी है कि एक जो स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें यूनिफॉर्मिटी बना रहे। दूसरा, इट शुड बी रिलेटिवली ईजी टू इंटीग्रेट, मतलब क्योंकि देखो क्यूबिट्स में जब आप क्वांटम कंप्यूटर बनाओगे तो वो जो क्यूबिट्स है वो
मिलियंस में हो सकते हैं। तो दे नीड टू बी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी ऐसा होना चाहिए कि दे नीड टू बी आइडेंटिकल, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें आसानी से जोड़ा जा सके, इंटीग्रेट जो है किया जा सके, और क्यूबिट क्यूबिट का किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उसको हम कंट्रोल कर सके, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन क्यूबिट्स में ना हो सके, जिससे कि आउटकम या आउटपुट अफेक्ट ना हो आपका हो सके। तो ये है, तो यहाँ पे ये क्या है कि ये इन सब रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो क्वांटम कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली कही जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उसके लिए फिर अभी मतलब कुछ नए नए मॉलिक्यूल्स और इनको डेवलप किया जाता है। तो इसी में कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज़ द कलर मॉलिक्यूल्स। कई सिस्टम्स, मतलब जैसे मान लो कई मेटल्स ऐसे, जिरकोनियम, ऐसे कई कंपोनेंट्स की स्टडी किया जाता है जिसमें क्रोमोफोर पेंटासीन ब्रिजेस जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्रोमोफोर पेंटासीन ब्रिजेस जिनमें आपके प्रेजेंट है, ये क्या है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जो कि वी कैन से या पार्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल है जो लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है ऑफ सम स्पेसिफिक कलर। तो आपको ये याद रखना है कि क्रोमोफोर क्या है, ये एक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे हर एक मटेरियल कुछ मॉलिक्यूल से मिल के बनता है, ये काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स मिल के उन मटेरियल्स को बनाते हैं। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे हम क्रोमोफोर बोलते हैं, और ये क्रोमोफोर का अच्छा क्वालिटी क्या है कि लाइट को एब्जॉर्व करता है, स्पेसिफिक कलर के लाइट को एब्जॉर्व करता है। अब जो भी ऑब्जेक्ट है जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट होंगे, तो वो किसी भी मतलब लाइट को स्पेसिफिक कलर की जब एब्जॉर्व करेंगे तो उस बेसिस पे जो स्पेसिफिक कलर भी आपका रिफ्लेक्ट होगा। जैसे लीव्स जो हैं कई प्लांट्स में वो ग्रीन अपीयर होते हैं, क्यों? सिंस द क्रोमोफोर क्लोरोफिल प्रिडोमिनेंटली एब्जॉर्व रेड एंड ब्लू कलर एंड फ्रॉम सनलाइट। तो जैसे क्लोरोफिल जो आपका प्रेजेंट है, इट्स अ क्रोमोफोर, तो ये क्या करता है, रेड और ब्लू लाइट को तो ऑब्जर्व करता है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए पत्तियां ग्रीन दिखती हैं। प्रेजेंस जो क्रोमोफोर है ये रिस्पॉन्सिबल है कलरेशंस के लिए, इन्हें कलर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ये साइंस का जो सेक्शन द हिंदू के अंदर आता है वहीं से हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आप लोग के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया, अभी ज्वाइनिंग का मैं आपको बता दूंगा। वैसे सौरभ पांडे CSE ऐप में आपको मिल जाएगा, और अभी 25% ऑफ का एक्टिव भी है। बाकी अभी लिंक जनरेट हो जाएगा अभी ज्वाइन करने का, तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने 3 कोर्स लॉन्च कर दिए आप लोग के लिए, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। एक तो इंटरनेशनल रिलेशन, एक एग्रीकल्चर फॉर GS, और एक कोर्स आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये 3 कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये जो है तीनों कोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25 की भी अगर आप तैयारी करो तो तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और 24 के लिए तो हेल्पफुल हैं ही। तो जो भी करें, तो फिर मैंने अभी लिंक उसका जैसे वेबसाइट से जनरेट नहीं हुआ, बट अगर आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिंक पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप में आपको एक लिंक आ जाएगा, उसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी मैं आपको जैसे लिंक जनरेट होता है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्या होता है कि व्हेन इट एब्जॉर्ब्स लाइट द क्रोमोफोर मॉलिक्यूल जम्प टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जैसे ही लाइट को एब्जॉर्व करेगा जो क्रोमोफोर मॉलिक्यूल्स है वो हायर एनर्जी, मतलब जैसे ही क्या है कि लाइट को एब्जॉर्व किया, लाइट एब्जॉर्व किया तो एनर्जी एंटर की, और उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल पे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द यूज़ हो रहा है हायर एनर्जी लेवल, क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये जो डिफरेंट शेल्स है ना, इनसे जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ये बेसिकली डिसाइड या डिटरमाइन करते हैं कि एनर्जी लेवल क्या आपका हो सकता है। तो लोएस्ट जो एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है क्रोमोफोर का, इट हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्पेशल कन्फिगरेशन। तो जब लोअर एनर्जी लेवल पे जो अगर बात करें, तो लोअर एनर्जी लेवल पे जब आपके ये जो क्रोमोफोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये बेसिकली इनमें इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर का मतलब 2 प्रेजेंट होते हैं, और एक स्पेशल तरीके से अरेंज होते हैं जिसे कहा जाता है सिंगलेट। ये शब्द आप याद रखना। तो पहली चीज़ आपने क्या सीखी कि क्रोमोफोर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और ये हमने ये सीखा कि जब वो लाइट एब्जॉर्व करते हैं तो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोफोर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या है, दे हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्पेशल कन्फिगरेशंस में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सिंगलेट कहते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन जो है इट पोजेस अ प्रॉपर्टी, उनके अंदर लाइक प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पिन, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है दे पोजेसेस अ प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पिन। द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करें, दे कैन पॉइंट, मतलब जो अगर हम स्पिन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है या मूवमेंट आप कह सकते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में इन 2
ट्रू अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो जनरली देखो, जब हम क्वांटम स्टेट्स की बात करते हैं तो स्पिन क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, ऐसे बहुत तीन चार चार आई थिंक क्वांटम स्टेट्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं जिससे क्वांटम स्टेट्स के बारे में, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग और एनर्जी लेवल उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में मौजूद होते हैं उनके पास एक सर्टेन स्पिन या एनर्जी लेवल आपका होता है। तो सिंगलेट में क्या होता है, जो स्पिन है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इट मीन्स व्हाट कि एक वैल्यू +1 हो सकती है, एक माइनस वैल्यू हो सकती है। एंड वी कैन से जो स्पिन जो सिंगलेट में है वो 0 है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। जब भी क्रोमोसोम मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, कोई एक वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, दूसरा जो है लाइक वाइल देयर रेस्पेक्टिव स्पिन स्टिल पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो क्रोमोफोर मॉलिक्यूल्स है जो लाइट को एब्जॉर्व करेंगे तो वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, बट फिर भी जो उनका स्पिन जो है दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखते हैं कि रोल ऑफ सिंगलेट फिशन की क्या, या सिंगलेट फिशन का कंसेप्ट क्या है। जब भी जो एक्साइटेड मॉलिक्यूलर सिस्टम है, इट हैज़ अ स्मॉल बट नॉन जीरो चांस ऑफ रिलीजिंग इट्स एक्स्ट्रा एनर्जी इन द प्रोसेस कॉल्ड डी एक्साइटेशन। अब क्या होता है कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूलर सिस्टम है, मतलब जैसे मान लो हमने ये अभी देखा कि फॉर एग्जांपल कोई एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब जो मॉलिक्यूल सिस्टम है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल सिस्टम है, कई बार दे हैव अ लेस चांस कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करें, और जो हायर एनर्जी सिंगलेट है, एक्साइटेड स्टेट है, दे कैन डी एक्साइट टू अ लोअर एनर्जी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो ये जो सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो हायर एनर्जी लेवल पे है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं, और 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, तो ट्रिपलेट कंडीशन में भी हो सकते हैं। जो एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, ये क्या होगा कि जो नेबरिंग क्रोमोफोर मॉलिक्यूल है उनको एक्साइट कर सकते हैं, एंड लाइक फिर उसमें लाइक इन अ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू जंप टू अ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। दिस प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग 2 ट्रिपलेट एक्साइटेड क्रोमोफोर फ्रॉम अ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इसे हम सिंगलेट फिशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको और क्लैरिटी आपको दे देता हूँ, जो हमने अभी डिस्कशन भी किया। और अगेन आज आपका 4th लेक्चर इकोनॉमी का, प्लीज़ बी लाइव है ना, उसमें काफ़ी एफर्ट किया जा रहा है और फ्री में क्लास आपको दी जा रही है। तो 3 लेक्चर्स हैं एटलीस्ट, आप उनको देखो और देख के अपने नोट्स प्रिपेयर करो, दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प आप लोग के लिए। तो लाइव क्लास हो रही है तो उसका बेनिफिट लेना और देखना, एकदम बढ़िया डिस्कशन होता है, शॉर्ट में चीज़ें कवर हो जाएंगी बढ़िया तरीके से, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप 1000-2000 पेज पढ़ रहे हो, तो दैट विल नॉट बी ऑफ दैट हेल्प। तो वो कंटेंट जो कवर हो उसको बढ़िया करके और फिर आपको करंट अफेयर्स कर लेना है। तो यहाँ पे चलो हम लोग का डिस्कशन जो चल रहा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ये देख लिया कि वी हैव डिस्कस दिस पार्ट की एक सिंगल जो या सिंगलेट फिजन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिंगलेट प्रेजेंट है, सिंगलेट में क्या हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, यू हैव इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, ये दे कैन एक्साइट है ना, दे कैन मूव टू द हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल जो है एनर्जी लेवल पे हो सकते हैं, और कहा गया कि फिर ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करेंगे, इट मीन्स दे गेट एक्साइट, एंड फिर वो एक ट्रिपलेट सिंगलेट की तरफ जा सकते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो दूसरे सिंगलेट को एक्साइट करके और आगे जो है मतलब उनको हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांसफ़र कर सकती है। तो वो ट्रिपलेट का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। लाइक देयर कैन बी अ ट्रिपलेट्स है ना, ट्रिपलेट्स मतलब 3 जो है वो आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो जो ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप जो सिंगलेट फिशन के माध्यम से जो सिंगलेट को यू आर लाइक जहाँ पे आप दो ट्रिपलेट है वो दे एक्साइटेड जनरेटिंग 2 ट्रिपलेट एक्साइटेड क्रोमोफोर फ्रॉम अ सिंगल एक्साइटेड स्टेट क्रोमोफोर, तो इसे सिंगलेट फिजन बोलते हैं। मतलब सिंगलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं दे आर एबल टू जनरेट 2 ट्रिपलेट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्थिति हम सिंगलेट फिजन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी ये याद रखना, मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये एक फेनोमेना है। अब जैसे ऐसे साइंस टेक का जो मैं अभी कोर्स आप लोग के लिए प्रीलिम्स के लिए लेकर आया हूँ, वो ऑल्दो जो लोग करंट अफेयर के कोर्स का हिस्सा हैं तो उसमें करंट अफेयर्स के सारे चीज़ें कवर्ड होंगी, बट जिन्हें बेसिक्स भी कवर करना है, करंट अफेयर्स भी करना है, और हो सकता है कि आपने मेरे सेशंस को बहुत समय से फॉलो किया हो, तो फिर वो साइंस टेक
आपको करना तो आप साइंस टेक कर सकते हो, IR करना तो IR कर सकते हो, एग्रीकल्चर करना तो एग्रीकल्चर कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक टॉपिक और आ जाता है दैट इज़ बैलीन व्हेल्स। एक कंसेप्ट आता है दैट वी कॉल इट एज बैलीन व्हेल्स, ठीक है। देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज दैट वी कॉल इट एज बैलीन व्हेल्स। क्या होता है बैलीन व्हेल्स? ये एक प्रकार की व्हेल्स ही हैं। व्हेल्स आई थिंक मछली आप जानते ही होंगे। वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टिंग साउंड जो है बैलीन व्हेल्स क्रिएट करती हैं, जैसे हम्प बैक, हर्ड, और मतलब बहुत दूर से ऐसा सुनाई देता है। और साइंटिस्ट हैं उनका, उन्होंने एक तरीके से इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये कहाँ से ये लोग आवाज़ इस टाइप का निकालते हैं। सो उनका ये कहना है कि जो बैलीन वेल्स हैं ये क्या है कि लाइक जिसमें ब्लू वेल्स भी है इंक्लूड होता है, ये अपने लैरिंक्स होता है। जैसे हमारे गले में भी आप देखोगे थोड़ा बाहर की तरफ निकला रहता है, उसके साइड में वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। तो ये लोग उसी से जो है जनरली बैलीन वेल्स इस प्रकार की जो साउंड्स हैं वो आपका क्रिएट करती हैं। तो लेटेस्ट स्टडी ये कहती है। सो बैलीन वेल्स बेसिकली दे यूज़ देयर लैरिंक्स टू क्रिएट द साउंड क्रिएट करने में रहता है। अब इसमें जो बैलीन वेल्स में मतलब लाइक अगर देखा जाए, लाइक जो टूथ वेल्ड होती हैं जैसे डॉल्फिन है या पोर्पोइजेस हैं या किलर वेल्स होते हैं, ये डिफरेंट मैकेनिज्म एम्प्लॉय करते हैं। मतलब ये अब लाइक एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है उनके नाक, मतलब जो नेवल नसल पैसेज है उसमें एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसी से ये वॉइस को जनरेट करती हैं। बट ये जो वेल है जिसे हम बैलीन वेल कहते हैं, तो इट यूजेस लार्निक्स के माध्यम से ही करता है। तो देखो ये न्यूज़ जो है ना ये साइंस के उसमें आपकी आई है, ठीक है, साइंस के उसमें पब्लिश हुई है। तो आप लोग इसको अपना देख लें, मतलब इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। अब इस टाइप के कंटेंट के प्रति आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे कंटेंट को अप्रिशिएट करें। आपको थोड़ा सा मतलब जो सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। ये जो हिंदू में कुछ ऐसा हुआ है कि जो F गायब हो जाता है। आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन हो तो आप मुझे बताना। ऑल तो बहुत सारी जगह पे तो मैं अपडेट कर देता हूँ, बट कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि इतना सारा कंटेंट प्रिपेयर होता है तो मिस हो जाता है। तो अगर आप बताना कि अगर आपके पास कोई तरीका हो कि जो F फॉन्ट गायब होता है इसको कैसे लाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये एडिटोरियल में आपको देखने को मिलेगा दैट इज फोकस ऑन लैंड मैनेजमेंट। ये एक टॉपिक बनता है दैट इज फोकस ऑन लैंड मैनेजमेंट। अच्छा टॉपिक है, तो एग्रीकल्चर का अच्छा टॉपिक GS पेपर 3 में बन सकता है। ज्योग्राफी GS पेपर 1 के अंदर भी इसमें बढ़िया प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है। तो एनुअल जो लॉसेस है इकोसिस्टम सर्विसेज की कहा गया वो $6 ट्रिलियन के आसपास है। इकोसिस्टम सर्विस का मतलब जैसे इकोसिस्टम जो प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे आपके बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स का इंटरेक्शन जो है वो होता है, और वो कई प्रकार के सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि लैंड का जो डिग्रेडेशन है, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे इकोसिस्टम भी है वो लैंड पर निर्भर करता है, तो अगर लैंड का डिग्रेडेशन होगा तो इकोसिस्टम सर्विस का भी लॉस होगा। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड 2019 में दिल्ली में हुआ था, उसमें इस लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम पे डिस्कशन भी हुआ था और इसको कैसे अचीव किया जा सके, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोका जा सके और कैसे न्यूट्रलिटी लाई जा सके। डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इट मीन्स कि जो लैंड लॉस है वो ना हो, तो उस पर चर्चा भी की गई थी। इंटर गवर्नमेंट जो पैनल है क्लाइमेट चेंज का, उसकी जो स्पेशल रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज एंड लैंड की, उसने भी सजेस्ट किया कंट्री लेवल जो भी लैंड और मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है, उसको एक नज़र जो है लगा के देखने की बात की गई है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया में 2.4% वर्ल्ड का जोग्राफिकल एरिया है और लगभग 17% वर्ल्ड का पॉपुलेशन आपकी रहती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है कि हम लैंड मैनेजमेंट पे फोकस करें। जो एरेबल लैंड है वो लगभग 55% है टोटल जोग्राफिकल एरिया, और जो एरेबल मत जहाँ खेती और ये सब कर सकते हैं। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 22% है, रेस्ट डेजर्ट और माउंटेन्स है। 30% टोटल जोग्राफिकल एरिया और डिग्रेडेड लैंड है। एग्रीकल्चरल जो लैंड है इट कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड इशू, एक इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड इशू है एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें। एंड एज अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर सस्टेनेंस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फूड सिक्योरिटी हम निर्भर हमारी इसी पर करती भी है। इवन जो डेवलपमेंट टारगेट्स हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी लैंड की डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, जो भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें बन रही, तो उसमें लैंड का डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत कॉम्पिटिशन भी हो गया है
फार्मर्स के बीच में, बिटवीन एग्रीकल्चर, दूसरे लैंड सेक्टर्स में के बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लैंड प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नेचुरल जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। इकोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं, क्योंकि देखो नेचुरल एरिया है उसका लॉस हो रहा है, और जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है। तो ये भी देख रहे हैं। तो जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पे, बट ऑल्सो जो नेचुरल इकोसिस्टम है जिसमें फूड्स हैं, सूखा, मतलब उसमें भी जैसे जो भी हमारे नेचुरल सिस्टम आपके हैं उसमें भी क्लाइमेट चेंज और इन सब की वजह से डिज़ास्टर देखने को मिल रहा है। फूड और सूखा, बहुत हाई टेम्परेचर, हीट वेव्स, पोल्यूशन, ये सब देखने को मिल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज के रूप में भी देखा जाता है। इंडिया में अभी प्रेजेंट जो करंट लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो जो डिपार्टमेंट है, अपना अपना अलग अलग जो डिपार्टमेंट वो अपने हिसाब से करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अलग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर अपना अलग डिपार्टमेंट है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अलग मिनिस्ट्री है। तो लैंड मैनेजमेंट जो है वो जनरली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। फिर जो कल्चरल लैंड है, प्राइवेटली ओन्ड और लैंड यूज डिसीजंस हैं, वो ओनर के हाथ में है। मतलब जिसके पास लैंड है, चाहे वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वो ओनर डिसाइड करता है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखा जाता है कि हम कैसे एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेकर आएँ देश के अंदर, जिसमें बहुत सी कमियां देखने को मिलती है। प्लानिंग करना ज़रूरी होता है, कोई स्थिति खराब आए तो उसको कैसे टैकल करना, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इसमें ये भी कहा गया कि सेक्टोरल इंटीग्रेशन, एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमिटीज़ हैं उनको देखना, और फार्मर्स को इंक्लूड करना, पॉलिसी मेकर, सिविल सोसाइटी। तो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं लैंड के कंटेक्स्ट में, उनको इंक्लूड करना। आर्टिकल 243 ZD1 की बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करता है। तो पंचायत म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड इवन लैंड की इंक्लूडिंग भी देखा जाए तो जो एक प्रॉपर प्लानिंग है वो की जा सकती है। तो एक देयर इज दिस प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के ऊपर आपका संवैधानिक चीज़ें भी मेंशन है। ठीक है, अगर आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। ये सेशन का PDF द हिंदू समरी फॉर UPSC के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहीं पे PDF मैं डालता हूँ। ठीक है, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे और सारी जानकारी, प्रीलिम्स, पॉइंटर की, करंट अफेयर्स और सब चीज़ें पढ़ रही, बट हिंदू के लिए मैंने एक अलग से ही चैनल क्रिएट कर दिया है। तो प्लीज़ उस ग्रुप का अगर आप हिस्सा नहीं तो बने, प्लीज़ आलस नहीं करना है, आप जरूर से उसका बने। और ये PDF आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। तो उसमें होगा क्या कि एक साथ, मतलब और उसमें ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं होगी, तो आप लोग बढ़िया जब भी PDF डाउनलोड करते हो आपको मिल जाए, ये एक उद्देश्य है। ठीक है, इकोनॉमी फॉर UPSC नाम से भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अपना डिस्कशन और जो भी है वो आप कर सकते हैं। इकोनॉमी का लेक्चर आपका 12 बजे तक हो जाएगा। आज लाइव क्लास है, 4th लेक्चर है। एंड प्लीज़ बी लाइव, जो हो सकते हैं आप लाइव हों तो एक अच्छा रहता है, एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी बना रहता है। ये है, और सेशन को आप लोग लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी जिम्मेदारी छोटी सी बनती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज तंजानिया स्विचेस ऑन द फर्स्ट टर्बाइन ऑफ द हाइड्रो यूनिट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे मतलब तंजानिया जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है प्रोड्यूस कर रहा है और ऐसी जगह बनाने का प्लान कर रहा है जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खासतौर से अगर आप देखो सिलॉस गेम रिजर्व करके तंजानिया में लोकेटेड है, जहाँ पे एलिफेंट्स और दूसरे जीव भी बहुत हैं। इवन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इंक्लूड किया गया बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्ल्ड नेचुरल सिस्टम प्रेजेंट है इसमें, एलिफेंट और दूसरे बहुत सारे जीव इसमें प्रेजेंट है। तो सिलॉस गेम जो रिजर्व है, इसे अब नेरेर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया तंजानिया में लोकेटेड है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था 1982 के अंदर। ठीक है, तो फैक्ट याद रखना है। तो अगर आप ये इंटरनेशनल रिलेशन के पेज में देखोगे ना तो वहाँ पे ये दे रखा है। तो देखो हम लोगों ने एडिटोरियल का टॉपिक भी किया और क्या साइंस का भी किया, एक टॉपिक टेक्स्ट से किया और एक टॉपिक IR का किया। तो जो भी टॉपिक UPSC कंटेक्स्ट में हैं वो मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ, आप अच्छे से फॉलो करें। और ये PDF आपसे शेयर हो ही रहा है तो बढ़िया, आपके नोट्स के जो है उसको बस आपको ये देखना है कि आप सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर लें, अगर इसे कट आउट करके तो और अच्छा रहेगा। बाकी आप रिवाइज कर सकते हैं अपना PDF जो भी आपका iPad है, लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन के माध्यम। मोबाइल फ़ोन तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लैपटॉप अगर आप है तो उसमें बढ़िया अरेंज करके अपना स्टडी रीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का टाइम है तो आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है कि आप नोट्स बनाने का समय ना मिले। अभी मैंने 3 कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। एक तो इंटरनेशनल रिलेशन
साइंस टेक और एग्रीकल्चर फॉर जीएस। तो 25% ऑफ है इनमें अभी। तो अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अभी मैं एक लिंक और एक्टिवेट कर दूंगा, जो वेबसाइट से आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लेना। लेकिन अभी अगर करना चाहते हो तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना, उसमें मतलब उसमें एक आएगा, उसमें आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर व्हाट्सअप में कोई लिंक आएगा, वहाँ से कर सकते हो। और अगर वो नहीं अभी आपको मन है तो इसमें जो है फिर अभी मैं लिंक वेबसाइट का क्रिएट कर दूंगा, तो उसमें फिर आप लोग कर लेना। अभी क्रिएटेड नहीं। और इसमें देखो एग्रीकल्चर जिनका ऑप्शनल है उनको नहीं करना है, जिनको एग्रीकल्चर करना है, देखो एग्रीकल्चर में 7-8 प्रश्न आते हैं जनरली अगर देखा जाए तो। एक यूपीएससी कंटेक्स्ट में मैंने इसमें नोट्स वोट्स भी डाल रखे हैं, देखना। आईआर के में हैंडमेड नोट्स दे रखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ना चाहते हो कि तो वो देख लेना। हैंडमेड नोट्स भी मैंने एक अपलोड कर रखा, मेरी क्लास के हैं, मैंने कहीं और पढ़ाया था, बहुत पहले पढ़ाया था, तो वो मेरे क्लास के ही नोट्स हैं, तो उसमें मैंने ऐड किया हुआ है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के ये जो नोट्स है ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बट क्लास में हम लोग बेसिक्स और करंट अफेयर्स दोनों को कवर करेंगे। और एग्रीकल्चर जीएस के लिए साइंस टेक का भी बेसिक और करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें कवर होंगी। तो कई लोग हैं जिनका मान लो आपको स्पेसिफिक नीड होती है, तो ये मैंने अलग से भी कर दिया है। अभी हम लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसके अलावा आपका जो क्लासेस करंट अफेयर्स की मंडे टू फ्राइडे वो चल रही हैं, सब चीज़ें लगातार चलती जा रही हैं। मेंस का टारगेट आप लिखते जाओ, वाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कैन नॉट को एग्जिस्ट, 15 नंबर में लिखना है। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे और कोई क्वेरी आप मुझे इस पर मैसेज करें या फिर मेल कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज़ भी एक्टिव है, हमने 21 टेस्ट कवर कर लिए हैं। तो थर्सडे और संडे को 2 टेस्ट आपके होंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने पीडीएफ भी, रिवीजन पीडीएफ भी डाल दिया। अगर आप एक टेस्ट सीरीज़ का वैसे आपको देना चाहिए, लेकिन आप नहीं भी किसी कारणवश जो भी आपकी सोच हो नहीं बन पा रहे हैं, प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड करके अपना स्टडी करें। करंट अफेयर्स का जो ये कोर्स चल रहा है इसको तो देखो मिस नहीं करना, 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ कि अगर एक सिंगल वो क्रैश कोर्स टाइप क्रिएट हो जाए जिसमें सारे ही कोर्सेस हो जाएं तो और अच्छा रहेगा। सो आई विल ट्राई। फिर उसके देखते हैं कोई क्वेरी है तो आप इसमें मुझे, मतलब हर जगह आपकी सारी जानकारी इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी। फिलहाल आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लें, ये जो नंबर है और ये मेल आईडी है। अभी ये जो अपकमिंग जो मैंने कोर्स अभी लॉन्च लेटेस्ट किया है उस अभी ये वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेंगे, 1-2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएंगे। बाकी करंट अफेयर का अपडेट है इसमें, देख लेना। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का पेज ओपन होगा, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, फिर ये इसके अंदर जाना, इसमें नंबर डाल के, तो इसमें 30% ऑफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अंदर अभी है इसमें। बाकी जो कोर्सेस लॉन्च हुए हैं उस पर 25% है। तो अगर आप डायरेक्ट इस पर जाके सर्च करोगे तो है ना, मतलब सर्च करोगे, जैसे वेब वाला इसमें खुला है, आप सर्च करोगे तो इसके अंदर आपको कोर्सेज दिख जाएंगे जो लेटेस्ट अपडेटेड, जो लेटेस्ट लॉन्च्ड कोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए है, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।